हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी अब्बास बायोलॉजी क्लासेस। और हम लोग बात करें क्लास 11 के चैप्टर 16 की, दैट इज डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जान लिया है, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इसमें बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड्स की, किस तरीके से डाइजेशन होता है और डाइजेशन हम कहते किसे, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, ये सारे अब हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी फूड आप लेंगे उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फूड जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन अब्जॉर्बेबल होता है, वो इंसॉल्युबल भी होता है। तो ये करने का जो प्रोसेस है, किसी भी फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में बदलना, किसी भी फूड को इनसॉल्युबल को सॉल्युबल फॉर्म में बदलना, एंड नॉन एब्जॉर्बेबल को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना, ये जो प्रोसेस है वो आपका कहलाता है डाइजेशन। तो डाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल्स इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, हमने मान ली भूख लग रही है, बाहर गए, हमने बनाना खाया, तो बनाना हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड है, इसमें ये पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, एज इट इज बनाना आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, बनाना को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या पॉलीसेक्राइड को आपको लास्टली किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोनोसेक्राइड में। क्यों? क्योंकि मोनोसेक्राइड आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सेल यूटिलाइज कर सकता है। पॉलीसेक्राइड आपका सेल यूज नहीं करेगा। जैसे प्रोटीन लिया, प्रोटीन को फाइनली किस में तोड़ोगे, अमाइनो एसिड में, क्योंकि वो सेल यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉलीफॉर्म सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता, इसलिए क्या होता है, आपको इस प्रोसेस को करना पड़ता है, या हमारी बॉडी को इस प्रोसेस को करना पड़ता है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। सिंपल बात है, डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलना, ये आपका कहलाता है डाइजेशन। डाइजेशन के दो प्रोसेस होते हैं, बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के। एक आपका मैकेनिकल प्रोसेस होता है, दूसरा आपका बायोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एंजाइम यूज होते हैं। बहुत सारी ग्लैंड्स है, 5 ग्लैंड्स है, जो कि अपने जूसेस को सिक्रीट करती हैं, सेल्स को एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दो प्रोसेसेस हैं इसके। पहला प्रोसेस जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, जिसमें 3 सब प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहले आप क्या करेंगे, कोई भी फूड लेंगे, उसको खाएंगे। खाने में क्या करना पड़ता है, उसको पहले आप क्या करो, मैस्टिकेट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मैस्टिकेट, च्यू करोगे, आप चबाओगे। जब आप चबाओगे, वो प्रोसेस कहलाएगा आपका मैस्टिकेशन। चबाने के बाद आप क्या करते हैं, खाने को स्वैलो करते हैं, निगलते हैं। ये जो तरीका होता है, इसको हम लोग कहते हैं डिग्लूटेशन। किसी भी फूड को निगलना, स्वैलिंग करना, उसको हम लोग कहते हैं डिग्लूटेशन। नेक्स्ट, इस फूड को क्या है, अब पहुंचाना है हमें स्टमक तक, स्टमक से इंटेस्टाइन तक, जहां पर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फूड को पहुंचाना है फ्रॉम माउथ या बक्कल कैविटी टू स्टमक, एंड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तरीका जो है, जो प्रोसेस होता है फूड को पहुंचाना, फूड का मूवमेंट कराना, वो आपका कहलाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में मूवमेंट होता है वेव लाइक, एक वेव की तरह, ऐसे इस तरीके से वेव की तरह वो मूवमेंट करता है। ठीक है, अब कैसे होगा वेव की तरफ मूवमेंट, बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये आप यहाँ पर डायग्राम में देखें, यहाँ पर। ठीक है, इस डायग्राम में साफ दिया कि फूड जो है आपका क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के जरिए होता है। जिस तरीके से हम देखा होगा आपने, टूथपेस्ट निकालते हैं, आगे प्रेस दबाते हैं, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, फिर पीछे का हिस्सा रिलैक्स हो जाता है। वैसे सिमिलरली क्या होता है, मान लीजिए ईसोफेगस यहाँ पर है। ठीक, ईसोफेगस में फूड है, तो यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फूड और नीचे पहुंच जाएगा, पीछे की मसल रिलैक्स हो गई। फिर आगे इसोफेगस में दबाया, ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, फिर फूड आगे की तरफ पहुंच गया। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है फूड का बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वेव लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका कहलाता है पेरिस्टालसिस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आपका माउथ से जब फूड जाता है, ठीक, स्टमक तक, तो माउथ में क्या होता है कि फूड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तो वो बन जाता है आपका बोलस। उसको हम लोग कहते हैं बेटा बोलस। जो माउथ से फूड स्टमक तक गया, आफ्टर मैस्टिकेशन, आफ्टर डिग्लूटेशन और बाय द पेरिस्टालसिस, ये आपका कहलाएगा बोलस। तो इस तरीके से आपका मैकेनिकल प्रोसेस चलता है। 3 स्टेप होगा मैकेनिकल प्रोसेस के, मैस्टिकेशन, डिग्लूटेशन एंड पेरिस्टालसिस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। जो आपकी बक्कल कैविटी है, इसमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। ओके, तो देखते हैं इसको।
बक्कल कैविटी में सिक्रीट होता है आपका सलाइवा। बक्कल कैविटी में आपका सिर्फ सलाइवा सिक्रीट होता है। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। एक ही एंजाइम सिक्रीट होता है सलाइवा में, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। तो डाइजेशन भी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होना है, स्टार्च का होना है। सलाइवरी अमाइलेज को हम कहते हैं टाइलिन, ठीक है। पी साइलेंट रहेगा, टाइलिन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू पॉलिस, स्टार्च को आपका डाइसैकेराइड में, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डाइसैकेराइड में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि 30% ही स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो पाता है माउथ में। करीब करीब 30% का डाइजेशन हो जाता है। आप कुछ भी खाओगे तो 100% में से 3%, 30% का डाइजेशन स्टार्च का आपके माउथ में कंप्लीट हो जाएगा बाय द एक्टिविटी ऑफ टाइम। यहां पर आप देखें, स्टार्च एक्टिविटी हुई सलाइवरी अमाइलेज की, पीएच रहा 6.8, 6.8 पीएच पे सलाइवरी अमाइलेज आपका काम कर रहा है। स्टार्च को तोड़ दिया किसमें, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और लिमिट डेक्स्ट्रिन में। तो ये हो गया आपका किसका डाइजेशन शुरू, स्टार्च का। कहां पर, बक्कल कैविटी में। किसके सिक्रीशन से, सलाइवा के सिक्रीशन पे। क्यों, क्योंकि सलाइवा में क्या था, टाइलिन था। ओके, तो यहां से शुरू हो जाता है हमारा स्टार्च का डाइजेशन, या फिर किसी भी फूड का डाइजेशन स्टार्ट आपका माउथ से होता है। आपको याद रखना है, माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, वो भी केवल 30% बाय द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। दूसरा हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में आपका डाइजेशन किस किस चीज का होता है, कैसे होता है। देखिए, आपका फूड यहां से आ रहा है और यहां तक पहुंच गया, ठीक, फिर यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर उसको दो चीजें मिलने वाली हैं, एक तो एंजाइम और प्लस एसिड। ये दोनों क्या कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं आपका गैस्ट्रिक जूस। ये दो चीजें आपको मिलने वाली है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है। जैसे ही आपका फूड गैस्ट्रिक जूस में आएगा तो वो क्या करेगा, या फिर पेट के अंदर आएगा तो वहां पर क्या होगा, चर्निंग मूवमेंट होगा, मंथन होगा, जिससे कि जो आपका फूड है वो कंबाइन हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। जो भी फूड आपका बोलस से या फिर इसोफेगस से आया बोलस के फॉर्म में, वो स्टमक में गया, स्टमक में आपको मिल गया गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर पेप्सिन था, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है। उसके साथ आपका फूड मिक्स हो गया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एक पेस्ट्री फॉर्म में, जिसको कहा गया काइम। अब ये काइम जो रहेगा पेट के अंदर स्टोर रहेगा, स्टमक में स्टोर रहेगा फॉर 4 to 5 आवर फॉर डाइजेशन। 4 से 5 घंटे तक रहता है। इसीलिए क्या होता है, हमें फौरन ही भूख नहीं लगती। अगर 1 घंटे के अंदर डाइजेशन हो जाए, फिर वो आगे इंटेस्टाइन में निकल जाएगा तो फौरन ही भूख लग जाएगी। तो क्या रहता है कि स्टमक में आपका फूड स्टोर रहता है 4 से 5 घंटे तक, वहां पर वो मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। यानी कि गैस्ट्रिक जूस में आपको पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं मैं कि गैस्ट्रिक जूस में आपको मिलेगा पेप्सिन, मिलेगा आपको एचसीएल मिलेगा। अब होगा क्या, गैस्ट्रिक जूस में आपका एचसीएल पड़ा होगा, ठीक। ये एचसीएल क्या काम करेगा, जो आपके सेल सिक्रीट करा है पेप्सिनोजिन, चीफ सेल ने जो सिक्रीट करा है पेप्सिनोजिन, ये आपका इनएक्टिव फॉर्म है। क्या होता है, पेप्सिनोजिन जब एचसीएल के साथ रिएक्ट करता है तो किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में। और यही पेप्सिन क्या करेगा, जो भी प्रोटीन आपने खाई है उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको किसमें बदल देगा, प्रोटियोसिस में और पेप्टाइड में या पेप्टोन्स में कह सकते हैं। क्लियर हुई बात, कि आपका फूड आया, बोलस आया, स्टमक में गया, गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हुआ, काइम बना, काइम में एंजाइम, वहां गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है पेप्सिनोजिन, वो एक्टिवेट हो गया पेप्सिन में। पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, किसमें, प्रोटियोसिस में और पेप्टोन में। तो यानी कि स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गया। स्टमक में डाइजेशन शुरू, किसका डाइजेशन हुआ पहले, प्रोटीन का, पेप्सिन ने करा उसको। क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, इन्फेंट्स में बात करेंगे। इन्फेंट्स में क्या होता है कि प्रोरेनिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है बाय द चीफ सेल। चीफ सेल क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं प्रोरेनिन। ये रेनिन तो एक्टिवेट नहीं है, तो रेनिन को भी क्या कर देता है, एचसीएल आपका एक्टिवेट कर देता है। अब किसमें बदल गया, ये रेनिन में बदल गया, अभी एक्टिव हो गया। अब ये रेनिन क्या काम करता है, जो ये मिल्क प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैसीन, याद रखना, कैसीन एक मिल्क प्रोटीन है, इसको कन्वर्ट करता है पैरा कैसीन में। और ये पैरा कैसीन आपकी जो होती है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, नीट के लिए भी है ना। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में किसमें बदलती है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। इसको हम लोग कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। दूध का दही बनना आपने देखा होगा, बच्चे दूध पीते हैं मुंह से कुछ गाढ़ा गाढ़ा निकालते हैं, दैट इज कैल्शियम पैरा कैसिनेट, ठीक है ना। और जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्टोन्स में बाय द एक्शन ऑफ
पेप्सिन। ये देखिए यहां तक रेनिन का रोल था, इसके बाद कैल्शियम पैराकैसिनेट को भी तोड़ना है पेप्टोन में, यहां पर रोल किसका आ गया, पेप्सिन का। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉक, ये और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अमाउंट में आपके गैस्ट्रिक जूस में मिलता है हमें गैस्ट्रिक लाइपेज। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देगा स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपिड, थोड़ा बहुत लिपिड को हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है, तो स्टमक में आपसे सवाल आए किन किन चीजों का डाइजेशन होगा, तो आप दो चीज लिख सकते हैं, एक तो प्रोटीन और थोड़ा सा अमाउंट में लिपिड को भी डाइजेस्ट करेगा। दो चीजें हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए। चलिए फिर आगे देखते हैं, तीसरा हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन चीजों का डाइजेशन होता है ना, किन किन चीजों का डाइजेशन होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां पर ऑकर, मोस्टली इन ड्यूडेनम, जो सी शेप ऑर्गन है, सी शेप स्ट्रक्चर है आपका, स्टमक से मिलता हुआ पाइलोरिक जंक्शन से, पाइलोरिक पार्ट से निकलता है आपका सी शेप स्ट्रक्चर, उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिए, ड्यूडेनम में आपको याद है क्या क्या मिलेगा, ड्यूडेनम में आपका एक तो हिपैटिक डक्ट आके मिल रही है विद अलोंग विद द पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी कि बाइल जूस भी ड्यूडेनम में आएगा, पैंक्रियाटिक जूस भी आपका ड्यूडेनम में आएगा, और इंटेस्टाइन तो अपना जूस सिक्रीट करती है। तो यानी कि जो ड्यूडेनम में तीन तरीके के जूस आपको मिल जाएंगे, एक तो बाइल जूस मिल जाएगा जो कि लिवर से आ रहा है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस मिल जाएगा, इंटेस्टाइन सिक्रीट करेगी इंटेस्टाइनल जूस। ध्यान होगा, बोलस आया स्टमक में, बन गया काइम, काइम अब क्या करेगा, मिक्स हो जाएगा किसके साथ, बाइल जूस के साथ, पैंक्रियाटिक जूस के साथ और इंटेस्टाइनल जूस के साथ। इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम सकस एंट्राइकस है। काइम मिक्स हो जाता है दूसरे जूस के साथ, बाइल जूस के साथ, पैंक्रियाटिक जूस के साथ, इंटेस्टाइनल जूस के साथ। अब क्या होगा, ये जो काइम है इसका फर्दर डाइजेशन होगा, पहले बाइल का एक्शन पढ़ेंगे, फिर पैंक्रियाटिक का एक्शन पढ़ेंगे, फिर आपका फाइनली इंटेस्टाइनल के जूस का एक्शन पढ़ेंगे। तो तीन जूस है, तीनों के हमें एक्शन पढ़ना पड़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से डाइजेशन होता है। एक बात जो आपको याद रखनी है, मोस्टली कहां पर होगा, मोस्टली आपका ड्यूडेनम में डाइजेशन हो चुका होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग बाइल के डाइजेशन की। याद रखो बाइल का क्या काम है, बाइल का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो भी बाइल है इसका क्या करना, हमें एक्शन ऑफ बाइल पढ़ना है कि किस तरीके से बाइल एक्ट करता है। ठीक है, बाइल का मेन काम क्या है, इट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कैसे करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कैसे करता है, ये फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलता है, जिनको हम लोग कहते हैं मिसल्स। ठीक है, आप ये देखें, ये है आपका बाइल का सिक्रीशन जिसको हम कहते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट सिक्रीट हुए, ये एक्ट करा किस पे, फैट ग्लोब्यूल पे। जब फैट ग्लोब्यूल पे एक्ट करा तो छोटे छोटे टुकड़े बनके तैयार हो गए, जिनको हम लोगों ने कहा मिसल्स। तो जब छोटे छोटे आपके ग्लोब्यूल्स तैयार हो गए, तो ये जो प्रोसेस है बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बदलना, या फिर कहना चाहिए मिसल्स में बदलना, वो आपका कहलाता है इमल्सिफिकेशन, और इसको करने वाले होते हैं आपके बाइल। बाइल आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। ठीक है, इवन दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, it provide large surface area for the lipase, for the action of lipase on fat। लाइपेज का काम आसान हो जाता है, जब किसी भी एंजाइम को ज्यादा एरिया मिलेगा तो वो आसानी से डाइजेस्ट करता है। तो बाइल क्या करता है, इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। देखो फैट को डाइजेस्ट करेगा आपका लाइपेज, तो लाइपेज के लिए एरिया बना के देता है कि भाई आप डाइजेस्ट करो, फैट मैंने एरिया बना दिया है, आप आराम से इसको आप डाइजेस्ट कर सकते हो। दूसरा, थर्ड, bile also activate lipase, that is also very crucial। bile आपका एक्टिवेट करता है लाइपेज को। क्लियर, तो ये हो गया आपका एक्शन ऑफ बाइल। बाइल हेल्प इन डाइजेशन बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट को इमल्सिफाई कर देता है, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे ग्लोब्यूल बना दिए, बाकी काम तो देख लिया जाएगा डाइजेस्टेशन का, आगे कौन करता है। ठीक है, अब एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। जो पैंक्रियाटिक जूस है भाई, पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है यहाँ पे, तो उसका एक्शन क्या है, ध्यान से, अमाइलोप्सिन। ये क्या है, नया वर्ड नहीं, नया वर्ड नहीं है, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज का दूसरा नाम है, अमाइलोप्सिन। ये अमाइलेज जहां सुनो समझ जाओ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज तो पैंक्रियास से आ रहा है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज में जो का दूसरा नाम अमाइलोप्सिन है, ये क्या काम करता है, जो बाकी का स्टार्च 30% स्टार्च आपका डाइजेस्ट हो चुका था माउथ में, जो बाकी का स्टार्च है उसको बदलने का काम, डाइसैकेराइड में बदलने का काम किसका है, एमाइलोप्सिन का। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पैंक्रियाटिक जूस में। ये क्या करें, देखिए आप, स्टार्च सिमिलर रिएक्शन है जो टाइलिन की थी, एमाइलोप्सिन की प्रेजेंस में ये एंजाइम है,
माल्टोज में बदल दिया इसने स्टार्च को, आइसोमाल्टोज में बदल दिया और लिमिट डेक्स्ट्रिन में बदल दिया। सिंपल, स्टार्च in the presence of amylopsin converted into maltose, isomaltose and limit dextrin। ओके, सिंपल सा रिएक्शन है, ये पहला एक्शन है पैंक्रियाटिक जूस का बाय द एमाइलोप्सिन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके अलावा क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि आपके 3 इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उन 3 इनएक्टिव एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये 3 इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक, और इनएक्टिव आपके काम तो करेंगे नहीं, अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इनएक्टिव है तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटेरोकाइनिन जिसका दूसरा नाम एंटेरोपेप्टाइडेज है, तीसरा नाम एंटेरोकाइनेज भी है, एंटेरोकाइनेज, ये आपका इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइनल जूस में सिक्रीट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रिप्सिनोजिन जो कि पैंक्रियास से आ रहा है उसको एक्टिव किस में कर देता है, ट्रिप्सिन में। अब बाकी जिम्मेदारी ट्रिप्सिन की है। अभी ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा कीमोट्रिप्सिनोजिन को और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड को। तो यहां पर आप लोग देखें, ये आपका ट्रिप्सिनोजिन है। ठीक, इंटेस्टाइन से सिक्रीट हुआ एंटेरोकाइनिन। ठीक, इसने क्या काम किया, ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर दिया। अब ट्रिप्सिन की जिम्मेदारी शुरू, ट्रिप्सिन ने क्या काम करा, कीमोट्रिप्सिनोजिन को किसमें एक्टिवेट कर दिया, कीमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड को किसमें एक्टिवेट कर दिया, कार्बोक्सी पेप्टाइड ने। अब ये तीनों एंजाइम एक्टिवेट हो गए, इनका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पीछे हम लोगों को मिल चुके थे पेप्टोन्स और प्रोटियोज, और हालांकि पूरी प्रोटीन डाइजेस्ट तो हुई नहीं थी, तो क्या होता है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, तीनों इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड। तो यहां तक हमें क्या मिल गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैंक्रियाटिक जूस से हमें क्या मिल गया, डाइपेप्टाइड मिल चुके हैं बाय द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब आगे देखें आप, आगे आपको मिलेगा फैट। ठीक, फैट का डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक लाइपेज सिक्रीट होता है जो कि बदल देता है फैट को डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड को फिर से लाइपेज एक्ट करेगा, इस पे डाइग्लिसराइड पे बदल देगा आपका मोनोसेक्राइड, मोनोग्लिसराइड में। ओके, फैट को लाइपेज ने बदला डाइग्लिसराइड में, फिर लाइपेज एक्ट करा डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड पे एक्ट करा और किसमें बदल दिया, मोनोग्लिसराइड में। देखिए, आप हर चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, भाई हम लोग सब कुछ खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका डीएनए भी हमारे पास आता है, सेल्स आते हैं, सेल्स में डीएनए होता है, तो वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना जरूरी है, उस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना जरूरी है। तो उस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियास से रिलीज होता है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस का काम क्या है कि न्यूक्लिक एसिड को, आइदर आरएनए और डीएनए, इसको बदल देगा किसमें, न्यूक्लियोटाइड्स में, है ना, मोनोमर ऑफ डीएनए, इन्हीं से तो बनता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देता है। तो यहां तक आपका हो गया पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन। पहला, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने क्या काम करा, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया डाइसेक्राइड में। फिर एंटेरोकाइनेज ने एक्टिवेट करा ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन ने क्या काम करा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइड में एक्टिवेट करा, कीमोट्रिप्सिनोजिन को कीमोट्रिप्सिन में करा। फिर बाद में इन तीनों ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, डाइपेप्टाइड्स में बदल दिया। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज था, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेसिस था। तो इस तरीके से यहां तक आपका पैंक्रियाटिक जूस का एक्शन खत्म हो गया। अब आगे बात करेंगे हम तीसरे जूस की, जिसका नाम है इंटेस्टाइनल जूस। देखो, सारा डाइजेशन अब यहां पर आके खत्म होने वाला है। इंटेस्टाइनल जूस कहां पर होगा, ड्यूडेनम में। इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो भी बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, पैंक्रियाटिक जूस ने क्या करा, जो भी बदल दिया है, ठीक, या जो भी प्रोडक्ट डाइजेस्ट होने के लिए बच गया है, उन पे अब एक्ट कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम। पहला एंजाइम बात करेंगे डाइपेप्टाइड को तोड़ने वाला, डाइपेप्टाइडेज। ये क्या काम करेगा, डाइपेप्टाइड को तोड़ के अमीनो एसिड में बदल देगा। बेसिकली यही आपका सिंपल फॉर्म है और एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। माल्टेज क्या काम करेगा, माल्टोज को तोड़ देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। लैक्टेज सिक्रीट हो रहा है इंटेस्टाइनल जूस से, तो लैक्टेज किस पे काम करेगा, लैक्टोज पे। याद रखना, लैक्टोज टूटेगा आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज में।
सुक्रेज जो होगा वो सुक्रेज आपका सुक्रोज पे एक्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तोड़ देगा, फ्रक्टोज में तोड़ देगा। तो ये सारी की जितनी भी फॉर्म है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सिंपल है और एब्जॉर्बेबल है। न्यूक्लियोटाइड्स आपको याद है, न्यूक्लियस ने एक्ट करा था और न्यूक्लियोटाइड्स बनाए थे। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेंगे न्यूक्लियोटाइडेज और बदल देंगे न्यूक्लियोसाइड्स में। न्यूक्लियोसाइड्स को फिर तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ेगा और किसमें बदल देगा, शुगर बेस में। आसान है, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ करने वाला न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स को ब्रेक करने डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लियोसाइडेज। बस ये याद रखना, इनके प्रोडक्ट क्या बनता है, शुगर और बेसिस। अब बचे हमारे पास डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, इन पे एक्ट करेगा आपका लाइपेज और फाइनली सिंपल फॉर्म में बदल देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इस तरीके से सारा का सारा डाइजेशन आपका इंटेस्टाइन तक आते आते स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब बचा क्या काम भैया, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों दी थी बॉडी में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन करना। कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, मेनली काम में जो है वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और जो ड्रग्स आपने ली हैं, जो ड्रग्स का मतलब मेडिसिन होता है ज्यादातर जो ली गई है उनको एब्जॉर्ब कर देना, ठीक है। दूसरा सिक्रीट करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। क्या करता है, सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। क्यों, क्योंकि जो आपने खाया है वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके अनडाइजेस्टेबल है, ठीक है। तो जो भी आपने खाया है उसको हम यहाँ पर वेस्ट मानते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। और साथ साथ थोड़ा लुब्रिकेशन सिक्रीट करता है, जिससे कि वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जिसे हम फीसिस भी कहते हैं, वो आपका आसानी से निकल जाए। तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट सिक्रेट म्यूकस फॉर एडहरिंग वेस्ट, यानी कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल, अनडाइजेस्टेड फूड जब इकट्ठा हो जाता है फिर जाके आपका रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और रेक्टम से आपका एनस से निकलेगा, ठीक है। अगर बहुत रफ होगा तो मुश्किल हो पाएगा निकलना, तो इसलिए क्या होता है, इंटेस्टाइन थोड़ा लुब्रिकेशन भी करती है, लुब्रिकेट कर देती है, जिससे कि आसानी से एनस के थ्रू वो आपका बाहर आ जाए, ठीक है। लास्ट लाइन आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो फुल्ली डाइजेस्टेड सेमी फ्लूइड अल्कलाइन फूड है जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, इस अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसको हम लोग कहते हैं काइल। ये आपका काइल होता है, ठीक है। माउथ से स्टमक, बोलस, स्टमक से इंटेस्टाइन, काइम, ठीक है। अब जो आया आपका वो काइल है, ठीक है। आपका इंटेस्टाइन में पड़ा है वो आपका काइल है। इसके बाद वो बन जाएगा आपका कोलोन में जाते ही आपका फीसस बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका अनडाइजेस्टेड होता है और वेस्ट होता है, ठीक है।